साथियों, आज हम भारतीय संविधान का पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान या संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। पूछा जा सकता है कौन सी भाषा है, लैटिन या इसे हम रोमन भी कह सकते हैं। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बनावट। यह कहीं पूछा नहीं जाता अधिकतर, लेकिन इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। और आपको एक और चीज मैं बता दूं यहां पर कि सही रूप से कानूनों के दस्तावेजों का संहिताकरण सर्वप्रथम कहां किया गया? तो यह सबसे पहले रोमन साम्राज्य में किया गया था। वहां पर साम्राज्य है, सबसे पहले यह रोमन साम्राज्य के अंदर किया गया था। ठीक है, वहां पर इस संविधान को क्या कहते थे? 12 तख्तियों का कानून, यह नाम वहां पर दिया गया था। और किसी भी देश के संविधान को आधारभूत विधि भी कहा जाता है। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखें। और ये जो संविधान की प्रेरणा है, यह हमें कहां से मिली है? यह विश्व को 17वीं और 18वीं शताब्दी की जो लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई थी, उन क्रांतियों से प्रेरणा मिली कि हमें हमारे देशों में एक संविधान होना चाहिए। और इसी विचार का जो सर्वप्रथम क्रियान्वयन किया गया था, वो क्रियान्वयन अमेरिका में किया गया था। कहां किया गया था? अमेरिका में। लेकिन जो सबसे पुराना और लिखित जो संविधान है मौखिक, वो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड कहते हैं या ब्रिटेन। इंग्लैंड का जो संविधान है, ये प्राचीन है और मौखिक है। इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इसे संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु भी कहा जाता है। कौन से संविधान को? इंग्लैंड के संविधान को। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो पहली बार संविधान शब्द दिया, वो किसने दिया? सर हेनरी मैन ने। सबसे पहले सर हेनरी मैन ने यह शब्द सबसे पहले दिया गया था। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो लिखित संविधान है, वो कहां बना था? वो बना था अमेरिका में। ये चीजें एक आधारभूत चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे प्राचीन मौखिक और संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहलाने वाला संविधान था इंग्लैंड का। और दस्तावेजों का साहित्यीकरण करना या कानून बनाने की विचारधाराओं का पालन करना, ये सब, इन सब का क्रियान्वयन है वो अमेरिका ने किया था। अब हम चलते हैं एशिया के ऊपर। तो एशिया में हम बात करते हैं सबसे जो पुराना संविधान है। सबसे पुराना संविधान आप बता सकते हैं कहां का है? तो सबसे पुराना संविधान है जापान का, जो बनकर के तैयार हो गया था 1860 के अंदर। और दूसरी बात कर लेते हैं हम सबसे नवीन संविधान कहां का? एशिया का। तो वो है नेपाल का। और ये कब बना था? 20 सितंबर 2015 में। कहीं भी पूछा भी जा सकता है कि एशिया का सबसे नवीन संविधान और सबसे पुराना संविधान, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। और अमेरिका का कब बना था? अमेरिका का संविधान 1789 के अंदर। ठीक है। अब साथियों, मैं आपको एक चीज और यहां पर अवगत करवा दूं
कि ये जो संविधान होते हैं, इन संविधानों के कोई ना कोई स्रोत होते हैं, ठीक है। तो इनके दो स्रोत हैं, दो स्रोत, एक तो है प्राचीन और एक है नवीन, ठीक है। तो प्राचीन में किसको लिया जाता है? प्राचीन में है बेबीलोनिया, हम्मुराबी संहिता, ठीक है, ये प्राचीन स्रोत है। और नवीन स्रोत क्या है? नवीन स्रोत है अमेरिका का संविधान। कहां का संविधान? अमेरिका का संविधान लिखित में है, तो हर कोई इसको देख लेता है। अब यहां मैंने आपको डेट नहीं बताई, तो चलो डेट भी कंफर्म कर लेते हैं, 4 मार्च, ठीक है। अब बात करते हैं हम भारत की। जैसे कई लोग कहते हैं कि भारत का संविधान फलाने एक व्यक्ति ने बनाया, उस व्यक्ति ने बनाया, ऐसा नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारा पूरा का पूरा हमारे ही व्यक्तियों के द्वारा बना है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कई देशों के संविधान में से कुछ अंश तोड़ करके लिया गया है, ठीक है। इसीलिए हमारे संविधान को क्या कहते हैं? उधार का थैला, उधार का थैला कहा जाता है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं बैग ऑफ बोरोविंग्स, ठीक है, ये इंग्लिश में इसका नाम हो सकता है। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। तो अगर आपको कभी पूछ ले कि सबसे विस्तृत संविधान कौन सा है, तो नाम आता है भारत के संविधान का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है? 395 क्या है आप ही बताएंगे, 22 क्या है और 12 क्या है? 395 तो है अनुच्छेद, ठीक है, और 22 क्या है? भाग हैं इसके, और 12 क्या है? अनुसूचियां। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपको एक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही मैं बात बता देता हूं कि ये जो संविधान है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा गया था। और कहां लिखा गया था? सफेद कागज पर, सफेद कागज पर इसको लिखा गया था। लेकिन मैं सफेद कागज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो अनुच्छेद हैं इनको चांदी की अनुकृति पर बनाया गया था, ठीक है, जिसमें आपके लगभग 7.5 किलो चांदी का उपयोग हुआ था। अब संविधान हमारे भारत में बन गया और विदेशियों ने इसके ऊपर कटाक्ष नहीं किया, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक ऐसे विद्वान थे जिनका नाम है आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग ने क्या कहा था? किसी को याद है? आइवर जेनिंग ने कहा कि ये जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है, ये कहा था आइवर जेनिंग ने। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उन्होंने एक तर्क दिया था कि इसके अंदर एक तो भ्रम ज्यादा है और क्या है, इसके अंदर विवाद ज्यादा है। एक और कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो बहुत ज्यादा लचीला है। एक और भी कहा जाता है कि इसमें धर्म के अनुसार अलग अलग कानून है, नियम है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो हमारा संविधान है ये संविधान डायरेक्ट नहीं आया, हमने बताया कि ये अलग अलग देशों से आया, लेकिन अलग अलग देशों में भी सबसे पहले भारत शासन अधिनियम आया था। कब आया था, कोई बता सकता है? 1935। उस भारत शासन अधिनियम का ये लगभग 75% हूबहू भाग लिया गया था, यानी कि 3/4। तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये 75% है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू लिया गया था। अब हम ले लेते हैं
संविधान का विकास क्रम कि कब कब क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, तो हम ले लेते हैं संविधान का विकास क्रम। इसको थोड़ा सा लिख देता हूं मैं आपके लिए, विकास क्रम। ठीक है, अब यहां पर देखिए कंपनी शासन अधिनियम को लेना जरूरी है। कंपनी का शासन क्या हुआ था, कैसी स्थापना हुई थी, वो भी लेनी जरूरी है। तो कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1773 से 1858 तक इस कंपनी ने राज किया था। ठीक है ना, तो इसका थोड़ा कंपनी शासन क्या हुआ, इसकी क्या भूमिका रही थी, वो हम पूरा अध्ययन कर लेते हैं। तो हुआ क्या था कि 1591 के अंदर एक अंग्रेज भारत आया था और उस अंग्रेज का नाम क्या था? रोल्फ पिच। ठीक है, ये रोल्फ पिच भारत में आया और पूरे भारत के अंदर इसने क्या किया था? भ्रमण किया। और भ्रमण करके जब ये इंडिया से इंग्लैंड गया तो उसने वहां जाकर के बताया कि वर्तमान समय मतलब उस समय का, वर्तमान समय में अकबर है वो समकालीन सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है, ये उसने वहां जाकर के बताया। तो जैसे ही व्यापारियों को इस चीज का पता लगा, व्यापारी यही चाहते हैं कि किस जगह ज्यादा लोग पैसे वाले हैं तो वहीं जाकर के वो अपना धंधा करते हैं। तो हुआ क्या था कि व्यापारियों ने एक सम्मेलन किया, एक छोटा सा सम्मेलन किया और वहां 100 व्यापारी मिल गए और 100 व्यापारी मिलकर के एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक है, तो अब समय था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का और ये सभी व्यापारी जाकर के एलिजाबेथ प्रथम से मिलते हैं और एलिजाबेथ प्रथम इन्हें व्यापार की अनुमति का एक चार्टर बना करके साइन करके व्यापार चार्टर बना करके वो देती है और इन्हें 15 वर्ष तक भारत में व्यापार करने की अनुमति देती है। ठीक है, तो यहां वो भारत है, अफ्रीका है, पूर्वी एशिया के देशों में इनको ये अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अब वहां क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक राजदूत भेजती है जिसका नाम है विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस है वो 1608 में भारत आता है और उस समय जहांगीर साहब है वो भारत के बादशाह होते हैं। तो यहां पर जहांगीर क्या करता है, 400 बीघा जमीन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। कहां देते हैं? सूरत के अंदर, और यहां वो अपनी कंपनी स्थापित करने का प्लान करते हैं। ठीक है, कंपनी स्थापित यहां नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि यहां पर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के बीच में युद्ध हो जाता है। ठीक है, अब ये युद्ध है वो समुद्री युद्ध कहलाता है। कौन सा युद्ध कहलाता है? समुद्री युद्ध कहलाता है। ठीक है, समुद्री युद्ध। अब इसमें क्या होता है कि जो इंग्लैंड है वो अपने कैप्टन को भेजता है जिसका नाम होता है कैप्टन बेस्ट, उसको भेजता है और साथ में अपनी नेवी को भी युद्ध के लिए, नौसेना को भेजता है। और इस युद्ध में विजय कौन होता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास फुल सेना होती है, इसलिए इंग्लैंड क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। अब क्या होता है कि समुद्री युद्ध विजयी हो गया तो सूरत के अंदर 1612 सूरत में वो अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं, पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, इंग्लैंड का उस समय राजा होता है होम्स, उस
राजा होम्स का एक दूत होता है, राजदूत, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, जिसका नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो है वो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में कहाँ आते हैं? अजमेर आते हैं। ठीक है, जहांगीर के दरबार में वो अजमेर आते हैं, और अजमेर में वो मैगजीन, जिसे हम कहते हैं अकबर का किला, ठीक है, उसके अंदर जहांगीर और सर टॉमस रो के बीच में लगभग 10 जनवरी और 1616 को इनके बीच में मुलाकात होती है। अब यहाँ जो ये टॉमस रो है, टॉमस रो ये क्या करता है? 3 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में रुकता है। ठीक है, यहाँ वो 3 वर्ष तक रुकता है। और यहाँ एक और भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले व्यापार अनुमति लेने वाला व्यक्ति कौन था? व्यापार की अनुमति प्रदान की किसे? तो वो व्यक्ति है टॉमस रो। तो टॉमस रो का 2 सवाल बनते हैं कि टॉमस रो कहाँ मिलता है? अजमेर में। टॉमस रो किससे मिलता है? जहांगीर से। टॉमस रो किस किले में मिलता है? मैगजीन के किले में। और सबसे पहले व्यापार की अनुमति कौन किसे प्रदान हुई? तो सर टॉमस रो को। अब यहां कंपनी क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी आगरा, अहमदाबाद और बड़ौच, इन 3 जगह वो अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर देती है। और उसके बाद में वो क्या करती है? 1639 के अंदर साउथ इंडिया के अंदर अपनी एंट्री करती है। ठीक है, और साउथ इंडिया के अंदर पूर्वी तट पर 1639 के अंदर जमीन खरीदती है। क्या करती है? वो जमीन खरीदती है। ठीक है, वो जमीन यहाँ दूसरी बार खरीद ली है। पहले उसने खरीदी थी कहाँ? सूरत में, अब यहाँ साउथ इंडिया में। और फिर वहाँ किसकी नींव रखते हैं? मद्रास की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? मद्रास, जो वर्तमान का चेन्नई है। तो मद्रास की स्थापना किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और यहाँ इस मद्रास के अंदर वो एक किले का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये उस किले का नाम होता है। ऐसा ही किला अब यहाँ मद्रास में भी उन्होंने कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम मद्रास का जो एक स्थान है, वहाँ पर ये कारखाना स्थापित करते हैं। लेकिन इसके बाद में ये कारखाने को ट्रांसफ़र कर देते हैं मद्रास के अंदर, चेन्नई से मद्रास शहर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ भी उन्होंने अपना बिजनेस स्थापित कर दिया। अब वो जाते हैं भारत के पूर्वी की तरफ, यानी कि बंगाल में। ठीक है, अब उन्होंने साउथ में चले गए, पश्चिम में चले गए, अब वो पूर्व में जा रहे हैं। तो पूर्व में वो जाकर के क्या करते हैं? 1700 ईस्वी के अंदर वहाँ पर भी एक किला बनाते हैं, और उस किले का नाम है फोर्ट विलियम। कई बार ये पूछा जा चुका है कि फोर्ट विलियम किला कहाँ है, तो ये कलकत्ता में है, बंगाल में। ठीक है, और इसी समय वो क्या करते हैं? कलकत्ता की स्थापना करते हैं। ये कलकत्ता मद्रास किसके बसाए हुए शहर हैं? अंग्रेजों के। और 1707 में जैसे ही दिल्ली के शासक औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो अंग्रेज क्या करते हैं? पूरे भारत पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो वो दिल्ली, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? भारत के मुंबई और मद्रास को हड़पते हैं। तो सबसे पहले किन पे कब्जा किया उन्होंने? एक तो था मद्रास और एक था बंबई। अब ये तटीय इलाके हैं और इनका व्यापार तट से ही होता था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले यहीं कब्जा किया। ठीक है, और एक बात आपको और बता दूं कि इस बंगाल में क्या हुआ था कि एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था फर्रुखशियर। यह व्यक्ति एक शासक था। इसने क्या किया था कि बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी। बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति। अब जैसे इनको निःशुल्क व्यापार की अनुमति मिली और इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, और वहां पर इनको एक पास जारी किया गया था ये निःशुल्क व्यापार का, जिसको क्या कहा? जिसको कहा
दस्तक, ठीक है। बंगाल के फर्रुखीसियर शासक के द्वारा कौन सा पास दिया गया, तो उसका नाम था दस्तक, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि प्लासी का युद्ध हो जाता है बंगाल के अंदर। कब होता है? 23/6/1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हो जाता है और बंगाल में अपने साम्राज्य की स्थापना करने का उन्हें वो मौका मिल जाता है, प्लासी का युद्ध। ये युद्ध किसके बीच में होता है? ये युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और बंगाल का शासक वर्सेस किसके? सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध होता है और वहाँ पर जीत किसकी होती है? अंग्रेज वहाँ पर विक्ट्री लेते हैं, अंग्रेज की वहाँ पर विजयी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब साथियों 22 अक्टूबर 1764 के अंदर एक युद्ध होता है, आपको पता होगा। उस युद्ध का नाम है क्या? बक्सर का युद्ध। अब ये जो बक्सर का युद्ध है ना, इसमें क्या होता है? बंगाल का शासक होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मीर कासिम। अब यहां देखिए, इधर तो आ गए आपके मीर कासिम, ये आपके आ गया बंगाल का, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपके शुजा-उद-दौला। ये कहाँ का शासक था? ये था अवध का नवाब, ये आपके था अवध का नवाब, ठीक है। और एक और मुगल बादशाह था जिसका नाम था शाह आलम। शाह आलम ये मुगल बादशाह था, ठीक है। अब इनका युद्ध किससे होता है? इनका युद्ध होता है कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य, जिसमें विजय कौन होता है? कैप्टन मुनरो। अब यहां पर इनके बीच में क्या होता है कि जैसे हार तो हो गई, अब क्या करें? अब इन्होंने सोचा कि भाई रही कई कसर है वो भी चली जाएगी, तो ये क्या करते हैं, आपस में एक संधि कर लेते हैं 1765 में जाकर के, क्योंकि यह साल के अंत में जाकर के युद्ध होता है। और 1765 में इनके बीच में एक इलाहाबाद संधि होती है। ध्यान रखें, कैप्टन मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के बीच में कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि। अब इस इलाहाबाद की संधि का परिणाम यह होता है कि बंगाल के अंदर पूर्ण रूप से अंग्रेज साम्राज्य स्थापित हो जाता है, अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, स्थापना, ठीक है। अब क्या हुआ? ये जो अंग्रेज थे यहां इनको क्या मिल गया? राजस्व का अधिकार मिल गया। ये बस यही चाहते थे कि हमें राजस्व का अधिकार मिले और वो इनको मिल गया। और फिर 1765 में किसे? रॉबर्ट क्लाइव है, उसको क्या करते हैं? ये जो रॉबर्ट क्लाइव है इसको बंगाल का गवर्नर बना देते हैं कि भाई आप हमारे बंगाल के गवर्नर हो। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआती चरणों में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे अंग्रेज आए, फिर कौन से अधिनियम बने, ये सारी बातें हुई। अब हमारा जो भाग 2 होगा उसके अंदर हम रेगुलेटिंग एक्ट 1781 का संशोधित अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर और फिर 1833 का चार्टर एक्ट और फिर 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इनकी हम शॉर्ट जानकारी लेंगे और फिर बाद में आएगा हमारा 1858 का अधिनियम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगियों तक इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।